दावे हजारों हैं मगर बाजार का रुख कुछ और है। सरकार कहती राहत है पर महंगाई का ये दौर है। चीनी का हर एक दाना अब बन चुका है एक सवाल। मिठास की इस खेल में अब जनता है बेहाल। अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि पेट्रोल की टंकी और आपकी रसोई का डिब्बा आज एक ही तार से जुड़े हैं और उस तार का नाम है एथेनॉल। पिछले एक महीने में देश में चीनी करीब 15% तक महंगी हो चुकी है। कोल्हापुर की मंडी में थोक भाव अगस्त की शुरुआत से करीब 20% तक उछल चुका है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट पर भी विचार शुरू हो चुका है। यानी ये वही सरकार है जो कुछ साल तक दुनिया को चीनी बेच रही थी, आज विदेश से चीनी मंगाने की तैयारी में है। आखिर माजरा क्या है, आज इसी की पूरी सच्चाई आंकड़ों के साथ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। चलिए शायरी को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं और सीधे नंबरों पर आते हैं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत अभी करीब 55 रुपए प्रति किलो है, लेकिन कुछ बाजारों में यही चीनी 60 से 65 और 65 से 70 रुपए किलो तक बिक रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो चीनी मंडियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, थोक कीमत अगस्त की शुरुआत से लगभग 20% बढ़कर 5,350 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच चुकी है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल नीति को लेकर सरकार को घेरा और कांग्रेस ने भी काफी तीखे सवाल उठाए। लेकिन राजनीति को एक तरफ रखिए और असली सवाल ये है कि क्या सच में एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई या कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है, क्योंकि कीमत देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। असली सवाल ये है कि बाजार में चीनी कितनी है। तो चलिए सप्लाई के आंकड़ों के अंदर झांकते हैं। 2025 और 26 के शुगर सीजन में देश में कुल चीनी उत्पादन करीब 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है। बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें से करीब 31 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो गया। नतीजा, नेट चीनी उत्पादन घटकर करीब 2.8 लाख करोड़ टन रह जाता है, जबकि देश की सालाना खपत खुद करीब 2.83 लाख करोड़ टन है। यानी शुरुआत से ही मांग उत्पादन से ज्यादा है। इसमें करीब 7 लाख टन चीनी का निर्यात भी जोड़ दीजिए तो घरेलू बाजार का दबाव और साफ दिखने लगेगा। अब जो कमी बन रही है उसे पुराने स्टॉक से पूरा किया जा रहा है और यही स्टॉक अब पतला होता जा रहा है, मतलब स्टॉक खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ICRA के मुताबिक सितंबर 2026 तक यह बचा हुआ चीनी स्टॉक करीब 43 लाख टन रह सकता है, जबकि इस साल पहले यह करीब 53 लाख टन था। यानी सीधे सीधे 10 लाख टन की कमी। सुनने में 43 लाख टन बहुत लगता है, लेकिन देश की खपत के हिसाब से यह सिर्फ 2 महीने का कुशन है। मतलब चीनी खत्म हो रही है, पर सुरक्षा घेरा पहले जैसा मजबूत भी नहीं रहा। और ठीक इसी वक्त त्योहारों का सीजन भी दस्तक दे रहा है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, तमाम त्योहार हैं और मिठाइयों की मांग बढ़ेगी। बिस्किट, कन्फेक्शनरी कंपनियां स्टॉक बढ़ाएंगी, घरों में खपत बढ़ेगी। यानी जिस वक्त स्टॉक का तकिया पतला हो रहा है, ठीक उसी वक्त मांग का बोझ भी बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि दाम एक महीने में 15% तक उछल गए। तो स्टॉक तो पतला है और मांग भारी है, ये तो हुई मुसीबत के जड़ की बात। लेकिन इस मुसीबत में भी किसी की जेब भर रही है और सरकार चुपचाप बैठी भी नहीं है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब चीनी मिलें ऊंचे दाम पर चीनी बेच पाती हैं और गन्ने की लागत उसी रफ्तार से नहीं बढ़ती, तो कंपनियों का मार्जिन बढ़ जाता है। यानी आपकी रसोई के लिए जो बुरी खबर है वो शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर बन जाती है। और यही फर्क है, एक ही खबर 2 अलग चश्मे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत देश भर के थोक उपभोक्ताओं यानी बल्क होल्डर्स पर अब स्टॉक की सीमा तय कर दी गई है। मतलब
जो कारोबारी, हलवाई, मिठाई निर्माता, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट चॉकलेट कंपनियां हर महीने 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करती हैं, वो अब अपने पास सिर्फ 15 दिन की खपत जितना ही स्टॉक रख सकती हैं, एक दिन ज्यादा नहीं। और ये कोई अस्थायी राहत नहीं, यह नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होकर पूरे त्योहारी सीजन यानी 30 नवंबर 2026 तक असरदार रहेगा। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में ही सरकार ने आम चीनी डीलरों पर भी लगाम कस चुकी थी। किसी भी डीलर के पास एक समय में 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं होना चाहिए और वो स्टॉक 30 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। ये आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और चीनी नियंत्रण आदेश 2025 के तहत जारी हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार को डर है कि कहीं व्यापारी और बड़े संस्थान जमाखोरी करके कृत्रिम कमीना पैदा कर दें और इसी आशंका में उसने दोनों तरफ से डीलर और बल्क कंज्यूमर दोनों पर एक साथ शिकंजा कस दिया है। सरकार को एथेनॉल से इतना प्रेम हुआ कि टंकी तो भरती रही पर जनता के अच्छे दिन चीनी के डिब्बे में जाकर अटक गए। सरकार ने जमाखोरी पर तो शिकंजा कस दिया, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा है। अगर भारत दुनिया के सबसे बड़ी चीनी उत्पादकों में गिना जाता है तो विदेश से चीनी मंगाने की नौबत क्यों आ गई? इसका जवाब थोड़ा पीछे के आंकड़ों में छुपा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना आयात छूट के मंगाने पर विचार कर रही है, यानी करीब एक दशक बाद भारत फिर बड़े पैमाने पर चीनी आयात की स्थिति में पहुंच सकता है। जरा इसे पर्सपेक्टिव में देखिए। 2021 से 2022 में भारत ने 1.2 करोड़ टन से ज्यादा चीनी विदेश भेजी थी, लेकिन 2025-26 के सीजन में सरकार ने पहले सिर्फ 15 लाख टन निर्यात की इजाजत दी, फिर उसे बढ़ाकर 20 लाख टन किया, फिर उसे बढ़ाकर 20 लाख टन किया। करीब 7 से 8 लाख टन बाहर जाने के बाद भी मई में निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। यानी कहानी का उतार चढ़ाव समझिए। बड़ा निर्यातक, फिर निर्यात पर रोक और अब आयात की तैयारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की तैयारी हो रही है। यह बदलाव खुद बता रहा है कि घरेलू सप्लाई को लेकर सरकार की चिंता कितनी गहरी हो चुकी है। निर्यात से रोक तक और रोक से आयात की तैयारी तक ये पूरा उतार चढ़ाव खुद बता रहा है कि मामला सिर्फ मौसमी नहीं। तो चलिए अब उस असली जड़ तक पहुंचते हैं जहां से ये पूरी उलझन शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति जोर शोर से आगे बढ़ाया। मकसद साफ था, कच्चे तेल का आयात घटाना, विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों को गन्ने का एक अतिरिक्त बाजार देना। E20 इसी नीति की सबसे बड़ी सीढ़ी है, लेकिन हर नीति की तरह इसकी भी एक कीमत है। जब गन्ने का बड़ा हिस्सा एथेनॉल की तरफ मुड़ता है तो चीनी की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ता है और यही आज सामने दिख रहा है। और आगे की चिंता इससे भी बड़ी है। अगर अगले साल एथेनॉल बनाने के लिए मक्का और चावल का इस्तेमाल भी बढ़ता है तो मामला सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रहेगा। मक्का पोल्ट्री और पशु आहार से जुड़ा है, चावल सीधे आपकी थाली से, यानी एक फ्यूल पॉलिसी का असर आखिरकार खाने पीने की चीजों तक पहुंच सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आज चीनी में दिख रहा है। और यही वजह है कि खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा कि E20 से आगे ब्लेंडिंग बढ़ाने से पहले फूड बनाम फ्यूल का पूरा हिसाब किताब करना जरूरी है। मतलब साफ है, एथेनॉल बंद करने की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ इतनी है कि पेट्रोल की टंकी का फायदा गिनते वक्त रसोई का नुकसान भी तराजू में रखा जाए। तो अब जब पूरी तस्वीर आपके सामने है, कीमत, स्टॉक, आयात और नीति चारों टुकड़े जुड़ चुके हैं, तो चलिए इसे एक लाइन में समेटते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, चीनी महंगी होने के सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि 3 चीजें एक साथ टकराई हैं। गन्ने का एथेनॉल की तरफ खिसकना, त्योहारी मांग का उभार और स्टॉक का सिकुड़ना। सरकार ने डीलर और बल्क होल्डर दोनों पर लगाम कसकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है, पर सवाल ये है कि यह कदम कीमतों को कितनी जल्दी नीचे ला पाएगा। असली टेस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगर आज गन्ने की बारी है तो जानकारों की आशंका है कि कल मक्का
और चावल की बारी भी आ सकती है। तो उस दिन विकास का पैमाना सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं, आपकी रसोई में भी नापा जाएगा। और आपकी राय क्या है? क्या सरकार को एथेनॉल ब्लेंडिंग की रफ्तार पर लगाम लगानी चाहिए, या यह सिर्फ एक अस्थायी दिक्कत है जो त्योहारों के बाद अपने आप सुलझ जाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला। बने रहिए हमारे साथ 7 टीवी भारत पर। नमस्कार।